जय हिंद दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रपति को पढ़ने आए हैं। देखिए, भारतीय संविधान के हिसाब से हम लोग भाग 5 में, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक केंद्रीय माने केंद्र सरकार या संघ सरकार के विधायिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया है। उसी में आज हम कार्यपालिका के एक अंग को पढ़ेंगे, जिसमें कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति महोदय को बताया गया है। देखिए, हमारे यहाँ भारत देश में दो प्रकार की सरकार बनती है, एक संघ यानी कि केंद्र सरकार और एक बनता है राज्य स्तर पर सरकार। तो जैसे राज्य स्तर पर सीएम होते हैं और राज्यपाल होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से केंद्र लेवल पर भी दो अंग होते हैं कार्यपालिका के, एक प्रधानमंत्री और दूसरा का राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति जो होते हैं संवैधानिक प्रधान होते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में जितने पद दिए गए हैं उन सारे पदों में प्रधान कोई होता है तो राष्ट्रपति महोदय यानी कि प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि भारत का प्रथम नागरिक जो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, बाकी कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कार्य, उनके शक्तियां यहाँ समझेंगे। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 52 दिया गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, देखिए हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, ठीक। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक का उल्लेख है, जिसमें प्रथम अनुच्छेद 52 ही राष्ट्रपति के बारे में कहता है। अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और यह राष्ट्रपति जो होंगे कार्यपालिका के प्रधान होंगे। ये नेक्स्ट अब अगला देखा जाए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका का मतलब प्रशासन, जितने कार्यपालिका है उन सबके प्रधान जो होंगे राष्ट्रपति होंगे और उनके कार्य एवं शक्ति होगा। तो राष्ट्रपति महोदय के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख 53 अनुच्छेद में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला अनुच्छेद 54 और 55, ये दोनों क्या किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित बात कहा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कहा गया है और यह राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से एवं गुप्त मतदान के द्वारा होता है। माने जैसे हम लोग कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसे कहा जाता है, जैसे हम खुद खड़े होकर जनता, भारत की जनता अगर वोट दे वो प्रत्यक्ष कहलाती है। जैसे विधायक हम लोग चुनते हैं तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, सांसद चुनते हैं या मुखिया चुनते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को हम लोग नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि विधायक और सांसद सभी लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के चुनते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कहा गया है और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो अनुच्छेद 54 को यहाँ पर डीलिंग किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल देखा जाए। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 4 अंग होते हैं। पहल का लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, एलएस माने का लोकसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य, ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और चौथा में आपका दिल्ली एवं पुदुचेरी, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा का गठन किया गया है। तो यहाँ के भी सदस्य राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग लेते हैं। तो पहले यहाँ पर समझा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होगा। तो यहाँ पर समझिए, निर्वाचक मंडल का मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के सारे निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य जितने 28 राज्य हैं उन सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित। इसके साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। देखिए, लोकसभा में टोटल अभी वर्तमान में निर्वाचित सदस्य होते हैं 543, राज्यसभा में टोटल निर्वाचित सदस्य होते हैं 233। ये दोनों को मिलाइएगा, अगर जोड़िएगा
तो संसद द्वारा मतलब संसद के सदस्य कितने भाग लेते हैं, तो 3 3 6 4 3 7 776 केंद्र शासित मैंने टोटल राज्य के मैंने टोटल संसद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद सभी 28 राज्य एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी के टोटल 4120 विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये है संसद के सदस्य, 776 संसद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके साथ साथ 4120 विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्य में ही मौजूद है, इसीलिए विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर ऑप्शन दे देगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में कौन भाग नहीं लेगा और ऑप्शन में रहेगा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, तो वही आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया निर्वाचन। अब देखिए अनुच्छेद 55 को डीलिंग किया जाए निर्वाचन की रीति। यहां पर तक लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। निर्वाचन की रीति का मतलब निर्वाचन करने की तरीका कैसा है, उनकी रीति क्या है, ठीक ना। तो यहां पर डीलिंग किया जाए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, ठीक ना। निर्वाचन की रीति है कि जब संसद के 776 सदस्य भाग लेंगे और 4120 विधायक भाग लेंगे, तो विधायकों का वोटिंग ज्यादा हो जाएगा और सांसदों का वोट कम हो जाएगा। इसी दोनों वोटों को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर समझा जाए एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। पहले अगर निकाला जाएगा एक विधायक का मत, एक विधायक का मत बराबर, इसको सारा चीज उतार लीजिएगा कॉपी पर, एक विधायक का मत बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, माने जिस राज्य का वह विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या। जैसे बिहार राज्य का माने विधायक है, तो बिहार राज्य के टोटल जनसंख्या ऊपर लिखाएगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य में टोटल विधानसभा के सीटों की संख्या, ठीक। माने जो उस राज्य से, जैसे बिहार राज्य है तो बिहार राज्य के टोटल 243 सीटें है तो 243 लिखेंगे और इसके साथ यहाँ पर गुना किया जाएगा, गुना 1/1000। ये होता है एक विधायक का मत। मैंने मान लीजिए बिहार राज्य के निकालना होता, मान लेते हैं बिहार राज्य का जनसंख्या 14 करोड़, बटा में बिहार राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, गुना बटा में 1000। इस प्रकार से करिएगा तो लगभग 576 के आसपास निकलता है। यही लगभग एक मानकर चलिए, अंदाज हम बताए हैं 576 के आसपास एक विधायकों का मत निकलता है। ये बिहार राज्य के मैंने बताया। अलग अलग राज्य का मत अगर निकालिएगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का निकालिएगा तो उत्तर प्रदेश का 22 से 23 करोड़ जनसंख्या रखा जाएगा, 403 विधानसभा का संख्या, और यहाँ पर भाग दीजिए तो लगभग 576 के आसपास आता है। तो मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझना है कि एक विधायक का मत बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की सीटों की संख्या गुना 1/1000। ये तो विधायक के हो गया है, 4120 जो भाग लेते हैं। अब देखा जाए अगर एक सांसद का मत बराबर, एक सांसद का मत बराबर कुल विधायकों का मत, कुल विधायकों का मत बटा में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, ध्यान रखिएगा सांसदों की संख्या, माने अगर एगो सांसद के मत निकालना चाहेंगे तो जितना विधायक है, कुल विधायकों का मत, जितने विधायक 4120 विधायक भाग लेते हैं उनके सारे मतों का कुल मतों, जितना विधायक भाग लेते हैं उनका मत का वैल्यूएशन बटा में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। ये आपका हो गया निर्वाचन की रीति। इस प्रकार से टोटल लगभग एक विधायक और सांसद, मैंने इस प्रकार से करिए तो राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल लगभग 10 लाख के आसपास वोट पड़ जाते हैं। ये हमारा हुआ एकल संक्रमणीय मत। इसको उतार लीजिएगा, इसको मिटाएंगे तुरंत। अब देखा जाए अनुच्छेद 56 में पदावधि यानी कि कार्यकाल का बात कहा गया है। कार्यकाल माने राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अब यहाँ पर इसको डीलिंग किया जाए।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कहा गया है, तो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसके साथ साथ 5 वर्ष के दौरान अगर राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र का मतलब रिजाइन दे सकते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, माने किसके संबोधन में, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहां से एक नंबरिया प्रश्न बहुत सारा निकला। पहल का कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र दे सकते हैं स्वेच्छा से, लेकिन किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। अब यहां पर देखा जाए अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कहा गया है, माने राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है, ये बात कहा जा रहा है पुनर्निर्वाचन की बात। यानी एक बार एक व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति हुआ, ये एक बार भारत में राष्ट्रपति चुन लिया गया, फिर दोबारा चुना जाएगा, तीसरा चुना जाएगा, चौथा बार चुना जाएगा, 5वां बार, ये अनलिमिटेड है। यानी कि जो व्यक्ति कई बार चुना जा सकता है राष्ट्रपति, ठीक ना। माने एक व्यक्ति माने जब जितनी बार चाहे उतनी बार वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। चुनाव अगर जीतने की क्षमता रखता है तो जीत सकता है, इसमें कोई माने उसमें तय सीमा नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो तय सीमा नहीं है, माने अनलिमिटेड बार भी खड़ा हो सकता है, चाहे वह जीते या हारे। अब उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है या पार्टी पर निर्भर करता है। ठीक, हालांकि अमेरिका में माने एक अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और वहां पर एक व्यक्ति जो होगा अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि भारत में अभी फिलहाल देखा जाए अभी तक तो सिर्फ राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, वही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं बन पाया है, एक बार ही बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, सीमा तय नहीं है। अगला यहाँ पर देखा जाए अनुच्छेद 58 के द्वारा राष्ट्रपति की योग्यता की बात कहा गया है। राष्ट्रपति की योग्यता माने राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या चाहिए, चाहिएगा नामांकन भरने, तो वहां पर अभी की योग्यता देखा जाएगा। पहले का ए नंबर कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होना चाहता है राष्ट्रपति के लिए चुनाव में, तो भारत का नागरिक हो। बी नंबर कहता है उसकी उम्र 35 वर्ष हो, ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। अगर 35 वर्ष में एक दिन भी अगर कम होता है तो वह भाग नहीं ले सकेगा, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। सी नंबर आपका हो कि वह लोकसभा के चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हो, लोकसभा चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हो, चाहे वह हारे या जीते उससे नहीं मतलब। डी नंबर होगा कि वह पागल अथवा दिवालिया घोषित न हो, मतलब पागल बौरा न हो, तो पागल या दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब बैंक से लोन लिया हो और लोन चुकता न करने के कारण बैंक उसको दिवालिया घोषित कर दिया हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और ई नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर एक और आ जाता है कि भारत की वह लाभ के पद पर न हो, वह व्यक्ति चुनाव के समय लाभ के पद पर न हो, तब वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, लगभग भारत के सारे चुनाव लड़ने के लिए अगर आप लाभ के पद पर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा बात यह है कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। ये जितने सरकारी नौकरी करेगा तो वह लाभ का पद माना जाता है, ये भारतीय संविधान कहता है। ठीक, दूसरा का बात कि राष्ट्र इतनी सारी योग्यता तो लगभग भारत के 50% से ज्यादा नागरिकों के पास है। ठीक, तो वह हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। लेकिन एक शर्त यहाँ पर डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पर शर्त क्या हो जाता है कि जब वह व्यक्ति नामांकन भरने जाएगा, तो नॉमिनेशन के दौरान क्या हो जाता है कि जैसे प्रस्तावक और समर्थक माना जाता है, तो वहीं पर उसकी सारी आशंका दूर हो जाती है। नामांकन के समय, राष्ट्रपति के नामांकन के समय निर्वाचक मंडल का 50 सदस्य प्रस्तावक हो राष्ट्रपति के लिए नामांकन के समय, और 50 सदस्य समर्थक हो, ध्यान रखिएगा।
प्रस्तावक या समर्थक या इसी को कहा जाता है अनुमोदक। ध्यान रखिएगा, समर्थक काट दे रहे हैं, इसको अनुमोदक लिख दे रहे हैं। तो यहीं पर सारे लोगों का सपना टूट जाएगा। जब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लीजिएगा तो नामांकन के दौरान ये सारी योग्यता होने के साथ साथ ये योग्यता भी होनी चाहिए कि निर्वाचक मंडल में, मैंने पहले ही बताया कि निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेगा, सांसद और विधायक लेंगे। तो कम से कम आपके पास आपके फेवर में 100 जीते हुए प्रत्याशी जो वर्तमान में पद पर हैं, 100 प्रत्याशी आपके पक्ष में होना चाहिए, जिसमें 50 को विधायक या सांसद आपके प्रस्तावक बने और 50 को विधायक या सांसद आपके अनुमोदक बने, तब आप नामांकन भरिएगा। इसके साथ साथ आपको जमानत राशि आरबीआई में 15,000 रुपया जमा कराना पड़ता है। राष्ट्रपति महोदय को नामांकन के समय जमानत राशि 15,000 रुपया आरबीआई के कोषागार में जमा करना पड़ता है। और जमानत राशि आपकी तभी छूटेगी जब आप 1/6 वोट डालेंगे, आएगा आपके पास। यानी अगर आपके पास कुल वैध मतों का, डाले गए कुल वैध मतों का अगर 1/6 वोट ला रहे हैं तो आपकी जमानत राशि मिल जाएगी, और 1/6 वोट से कम ला रहे हैं तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में ही नहीं, हमारे भारत में जितने चुनाव होते हैं तो कुल जो टोटल डाले गए वैध मतों का 1/6 वोट लाना अनिवार्य होता है, तभी आपका क्या होता है कि जमानत राशि बच जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर तो योग्यता हम लोगों ने देख लिया, इसको भी मिटा रहे हैं, ये योग्यता लिख लीजिएगा। आप वीडियो पीछे करके धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स लिख कर डालिएगा। ठीक, तो योग्यता हम लोगों ने पढ़ लिया अनुच्छेद 58 के दौरान। अब अनुच्छेद 60 शपथ। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की योग्यता की बात कहा गया कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात कहा गया है। अब जब शपथ की बात कहा गया है तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति महोदय को उनकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक, शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज दिलाएंगे। अगर उस समय शपथ के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज अनुपस्थित रहते हैं, किसी कारणवश नहीं रहते हैं, तो उस दौरान इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ जज शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न यहाँ पर बन रहा। पहले का 3 प्रश्न कि राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के दौरान लेते हैं, तो अनुच्छेद 60 के दौरान। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज दिलाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद न रहेंगे तो वरिष्ठ जज दिलाएंगे। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। और ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछ चुका है कि राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग चलता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। अच्छा, महाभियोग क्यों चलेगा? तो महाभियोग तबे चलेगा जब राष्ट्रपति महोदय संविधान के विपरीत कार्य करेंगे। हालांकि एक बहुत बढ़िया सूचना यह है कि भारत के अब तक किसी भी राष्ट्रपति महोदय पर क्या किया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया पहले समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या चलेगा? महाभियोग की प्रक्रिया चलेगा। और महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर नियम डाला गया है कि अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अनुच्छेद 61 के तहत जब महाभियोग के चलेगा तो महाभियोग चलाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को लिखित सूचना दिया जाता है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है। अगर उनको अपना इज्जत प्यारा होता है तो त्याग पत्र दे देंगे, और दे देंगे तो पद से हट जाएंगे। अगर त्याग पत्र नहीं देंगे तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब देखिए, मैंने बताया था कि संसद के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरा का सदस्य खुद प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो 14 दिन पहले सूचना दे दीजिए। अगर ये त्याग पत्र देते हैं तो हट जाएंगे, अगर नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग कौन चलाएगा? तो संसद का कोई भी सदन चला सकता है।
ध्यान रखिएगा, संसद का कोई भी सदन या तो लोकसभा भी शुरू कर सकता है या राज्यसभा भी। अगर लोकसभा या राज्यसभा कोई भी शुरू कर रहा तो उस सदन के 2/3 बहुमत का समर्थन जरूरी होता है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं राज्यसभा शुरू किया तो राज्यसभा का 2/3 बहुमत कहेगा कि ठीक है महाभियोग चलाया जाएगा, तब यह प्रक्रिया यहां से आगे बढ़ेगी और लोकसभा से फिर 2/3 बहुमत से पास होगा और इस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया मानी जाती है और राष्ट्रपति इस प्रकार से स्वतः अपने पद से हट जाते हैं। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 71 भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, झगड़ा उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के दौरान ही क्या करता है, इन विवादों को निपटाता है। पहले का यहाँ पर दो प्रश्न हुआ कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, यहाँ पर दोनों प्रश्न इंक्लूड कर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति साहब के इन दोनों के चुनावों में विवाद अगर उत्पन्न होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इन विवादों को कौन सॉल्व करता है, कौन निपटाता है, तो सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव के झगड़ा कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट निपटाता तो है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 71 के तहत। और अनुच्छेद 72 सबसे बढ़िया है, राष्ट्रपति को क्षमादान या फांसी की सजा माफ करने की प्रक्रिया दे दी गई है, माफ करने की शक्ति दी गई है। देखिए अनुच्छेद 72 के दौरान राष्ट्रपति को कुछ बहुत बढ़िया पावर दिया गया है कि माने राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के फांसी की सजा को माफ कर सकता है। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को फांसी हुआ है, मैंने कोर्ट फांसी दिया है, तो अनुच्छेद 72 के दौरान राष्ट्रपति कलम निकाल करके उसकी फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। या उम्र कैद की सजा मिला है तो उसकी उम्र कैद की सजा को भी माफ कर सकते हैं, या किसी को उम्र कैद मिला है उसकी सजा को कम कर सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के दौरान। और इसी कारण देखिए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, माने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज और राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर हैं तब तक उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मान लेते हैं राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दिया, तुरंत कलम निकालेंगे अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके अपने फांसी की सजा माफ कर लेंगे। बात समझ में आ रहा? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 के दौरान, किसी को फांसी की सजा माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के दौरान। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको डाल दिया जाएगा राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।